सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाने वाले विदेशी निवेशकों को टैक्स से बड़ी राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इसके लिए अध्यादेश लाने की तैयारी में है। क्या है ये पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये फैसला क्या है आखिर। देखिए, दरअसल जिस तरीके से विदेशी निवेशक भारत से अपना पैसा निकाल के जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए और उनको और ज़्यादा भारत की तरफ आकर्षित करने के लिए सरकार बहुत जल्द एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। वो कदम ये हुआ कि सरकारी बॉन्ड में जो विदेशी निवेशक है, खासतौर से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है FPI हैं, उनके लिए टैक्स छूट सरकार दे सकती है और उस टैक्स छूट को देने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव किया जाएगा। सूत्र बता रहे हैं कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और इस इनकम टैक्स में एक्ट में बदलाव के लिए अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और बहुत जल्द इसके लिए अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकारी बॉन्ड में अभी ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, विदेशी निवेशक पैसा लगाते हैं तो उन पर भारी भरकम टैक्स लगता है। बॉन्ड पे निवेश करने पर उनको जो रिटर्न मिलता है, अगर वो 12 महीने से कम का रखते हैं पैसा तो उनको 30 से 40% तक टैक्स देना पड़ता है, सारे सरचार्ज को मिला दिया जाए तो। अगर लॉन्ग टर्म यानी 12 महीने से ज़्यादा का रखते हैं तो उनको 12.5% का टैक्स देना पड़ता है रिटर्न के ऊपर। और इतना ही नहीं, इसके अलावा 20% का विदहोल्डिंग टैक्स देना पड़ता है। तो विदेशी निवेशक के लिए भारत के सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाना काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, जबकि इसी समय में अभी अमेरिका की जो स्थिति है, वहाँ के बॉन्ड में उनको पैसा लगाना ज़्यादा आसान होता है। तो ये यहाँ से पैसा निकाल करके वहाँ जा रहे हैं, तो उनको रोकने की तरफ एक बड़ा कदम है और बहुत जल्द जो सूत्र बता रहे हैं अध्यादेश सरकार इस तरफ जारी कर सकती है। साथ ही लक्ष्मण जी, ऐसा करने से आखिर फायदा क्या होगा? देखिए, दरअसल इस कदम की अभी सबसे ज़्यादा अहमियत इस वजह से है क्योंकि ईरान युद्ध शुरू होने के बाद लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सरकार को विदेशी मुद्रा की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ऊंचे दाम पर सरकार को कच्चा तेल खरीदना पड़ता है। कच्चा तेल खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा यानी डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। तो जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट या फिर फॉरेक्स रिजर्व, वो सरकार का बहुत ज़्यादा कम होने की स्थिति में पहुँच रहा है। तो सरकार चाहती है कि विदेशी निवेशक पैसा यहाँ लाएंगे तो डॉलर आएगा, तो डॉलर आएगा तो सरकार का विदेशी मुद्रा भंडार जो RBI का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। कच्चा तेल का इंपोर्ट हो, गैस का इंपोर्ट हो, ये करना आसान हो जाएगा। अब सवाल उठता है डॉलर कैसे आएगा? तो डॉलर तभी आएगा जब बाहर के निवेशक भारत में पैसा लगाएंगे। तो उस पैसा को कैसे लगाया जाए? तो सरकारी बॉन्ड एक ऐसा जरिया दिखा है जहाँ पर सरकार अगर टैक्स छूट देती है तो दूसरे देशों के मुकाबले भारत के सरकारी बॉन्ड ज़्यादा आकर्षक हो जाएंगे और विदेशी निवेशक यहाँ पर पैसा लगाएंगे। और ये इस वजह से भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पिछले कुछ सालों में पिछले कुछ महीनों में, अगर पूरे साल भर की इस साल की बात करें तो हमने देखा आंकड़ों के हिसाब से तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का FPI यहाँ से निकल चुका है। FPI अपना पैसा निकाल चुके हैं। तो ये सिलसिला रुक जाए और विदेशी निवेशक ज़्यादा आए, इसलिए एक कदम उठाया गया है ताकि विदेशी मुद्रा अपने पास पर्याप्त रहे और अभी महंगे दाम पर ही सही कच्चा तेल, गैस खरीदने में कोई दिक्कत ना हो। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब आपको बता दें, मारुति सुजुकी ने आज देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च की। मारुति ने वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च की है जो 100% इथेनॉल पर चल सकती है। पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। इस मौके पर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। फ्लेक्स फ्यूल कार इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल की अलग अलग वैरायटी को खुद पहचान कर अपने इंजन को एडजस्ट कर सकती है। मतलब इसमें E20 से लेकर E85 और कुछ मामलों में E100 पेट्रोल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल देश भर में E20 पेट्रोल मिल रहा है और अब एथेनॉल की मात्रा बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही सरकार फ्लेक्स फ्यूल स्टेशनों की संख्या भी बढ़ाने जा रही है। देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल मारुति वैगन आर के बारे में डिटेल जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह। ये कार बहुत खास है क्योंकि ये है देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार। फ्लेक्स फ्यूल यानी कि फ्लेक्सिबल फ्यूल ऑप्शंस के साथ चलने वाली कार। मारुति सुजुकी ने अपनी मास मार्केट मॉडल वैगन आर का फ्लेक्स फ्यूल अवतार उतारा है। सब कुछ आप देख सकते हैं सेम है, एक आम वैगन आर के मुकाबले अगर हम कंपेयर करें सब कुछ आपको सेम दिखेगा। डायमेंशन सेम है, फीचर सेम है, इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ आपको यहाँ पे सिमिलर दिखेगा। अंतर सिर्फ इंजन में है और अंतर ये है कि ये इसका जो इंजन है ये मल्टीपल फ्यूल ऑप्शंस के साथ चल सकता है।
इसका इंजन खासतौर पर डिजाइन किया गया है अलग अलग फ्यूल ब्लेंड को डिटेक्ट करने के लिए। इथेनॉल की ब्लेंडिंग चाहे वो 20% की हो या 25% की हो या 30% की हो या फिर 85% की हो, ये कार किसी भी ब्लेंड पे चल सकती है। इनफैक्ट टेक्निकली ये 100% प्योर इथेनॉल पे भी चल सकती है, लेकिन सरकार के जो रेगुलेशन है वो अभी तक 85% को अलाउ करते हैं। इसलिए ये क्लेम कर रही है E20 से लेकर E85 तक कंपैटिबल होने का। फिलहाल कीमतों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अगले कुछ दिनों में इसकी घोषणा की जा सकती है। इस कार को डिस्प्ले किया जा चुका है इससे पहले कई सारे ऑटो एक्सपो में, लेकिन फाइनली अब ये लॉन्च हो चुकी है, यानी कि अब ये अवेलेबल होगी। अगले कुछ दिनों में जो मारुति के शोरूम्स है वहां पे लोग खरीद सकेंगे। और चूंकि सरकार बहुत तेजी से रोल आउट करना चाह रही है फ्लेक्स फ्यूल की जो अवेलेबिलिटी है उसको, तो ये कुछ पहली गाड़ियों में से होगी जो फ्लेक्स फ्यूल ऑप्शंस के साथ उपलब्ध है। रोहन सिंह, दिल्ली। वहीं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार 2027 तक देश भर में 5000 फ्लेक्स फ्यूल स्टेशन शुरू करना चाहती है। इस साल के अंत तक देश के बड़े शहरों में 500 फ्लेक्स फ्यूल स्टेशन खुल जाएंगे। In the beginning, we'll have about 50 to 100 dispensing stations, outlets in Delhi, NCR, and Mumbai, Pune, Nagpur corridor. These will expand to 500 by December this year, and approximately, God willing, to 5,000 outlets across major cities by end of next year. So I think your persistence, your perseverance has prevailed, and I think we are looking to a remarkable new chapter in our energy transition, and where the Urja Data and Annadata, their efforts will combine. चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश भर में भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर आई है। केरलम में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। केरलम में मॉनसून 3 दिन की देरी से पहुंचा है, लेकिन अब झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 6 से 7 दिनों तक केरल और तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान है। मॉनसून देश के बाकी हिस्सों में कब तक पहुंचेगा और कैसे रहेगी मॉनसून की चाल, इस बारे में मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार से खास बातचीत की है संवाददाता असीम मनचंदा ने। माने कि ऑनसेट हो गया है मानसून का केरल के अंदर, और क्या एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, आज 4 जून को हमारा जो मानसून है केरला पे आ चुका है। उसके साथ ही आज की डेट में अगर आप फिगर में देखेंगे, मानसून ने पूरा केरला कवर कर लिया है और थोड़ा हिस्सा कर्नाटका का, कोस्टल एरियाज ऑफ कर्नाटका, साउथ इंटीरियर कर्नाटका में कवर किया है, तमिलनाडु के हिस्से कवर किए हैं और कुछ भी बंगाल के हिस्से कवर किए हैं। और अगर आने वाले दिनों की बात करें, एडवाइजरी की बात करें, तो हमारा अनुमान यह है कि वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी केरला के लिए, कोस्टल कर्नाटका के लिए आने वाले 6 से 7 दिन रहेगा। और इसके साथ ही कोंकण एरिया लगा लीजिए, जहाँ महाराष्ट्र के बाकी हिस्से, स्पेशली साउथ इंटीरियर कर्नाटका, तमिलनाडु, जहाँ भी आने वाले 6 से 7 दिन हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रहेगी। इसके साथ ही अगर आप बंगाल की ब्रांच की बात करें, तो जहाँ भी हवाओं की गति थोड़ी बढ़ेगी, जो मानसूनल विंड्स हैं वो फेवरेबल होंगी, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ने का अनुमान है। सर, मैं अगर प्रोग्रेस की बात करूं तो महाराष्ट्र कब तक पहुंचेगा और मुंबई खासतौर पे कब तक पहुंचने का? हमारा ये है कि आने वाले 2 से 3 दिन ये इंटायर गोवा कवर कर लेगा। उसके साथ ही आगे थोड़ा महाराष्ट्र के हिस्से कवर करेगा। इसके लिए मुंबई के लिए हमारा अभी कोई डेट नहीं है। पूरे देश की बात करूं, खासतौर पे कि दिल्ली वाले बहुत गर्मी अभी लग रही है, उनको तो पूछना चाह रहे हैं कब तक दिल्ली पहुंचेगा मानसून? देखिए, अभी तो उसका डेट बहुत दूर है। हम जनरली क्या करते हैं, जैसे आज हमारा जहां ऑनसाइट हुआ, हम आने वाले 2 से 3 दिन 4 दिन का बताते हैं। इसका जैसे ही आगे प्रोग्रेस करेगा तो फिर हम आगे डेट देते हैं। और सर, दिल्ली में कोई गर्मी की राहत मिलेगी खासतौर पर? वो देख रहे हैं वेबसाइट? देखिए, अभी क्या है कि टेम्परेचर जरूर बढ़े हुए हैं। पहले तो सामान्य से काफ़ी कम थे, अब सामान्य के पास आ रहे हैं। एज सच अनयूजुअल टेम्परेचर्स तो नहीं है कहीं पे भी, लेकिन अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो नॉर्थ पाकिस्तान के ऊपर है। एनसीआर दिल्ली की बात करें, वहाँ भी हमारा आने वाले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट है, लाइट रेन रहने का अनुमान है। उसके बाद जैसे 4, 5, 6 को भी हल्का फुल्का रेनफॉल एनसीआर दिल्ली में। वहीं इस भीषण गर्मी के बीच दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। दिल्ली एनसीआर में अचानक तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश देखने को मिली। आज दोपहर में आसमान में घने बादल छा गए और दिल्ली के कई इलाकों में दिन में शाम जैसा नजारा हो गया। बारिश होने से दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना हो गया है।
अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। आज सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स निचले स्तर से सुधरकर बंद हुए। बैंक निफ्टी निचले स्तर से करीब 1% सुधरकर बंद हुआ। वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में खरीदारी रही है। आज बाजार में कैसा रहा है कारोबार, बता रही है रक्षा रावत। सेंसेक्स के वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों की शुरुआत जो है कमजोर हुई, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आई कि सरकार एफआईआई निवेश पर टैक्स पर कुछ राहत दे सकती है। वहां से बाजार संभले और एक रेंज बाउंड कारोबार करते हुए भारतीय बाजार हरे निशान में बंद हुए हैं। निफ्टी की बात करें तो यहां पर फ्लैट क्लोजिंग हुई है और निफ्टी बैंक में रिकवरी काफी अच्छी थी। 121 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी बैंक यहां पर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप ने आज आउट परफॉर्मेंस दी है मार्केट को और काफी अच्छे मूव्स यहां पर देखने को मिले हैं। अगर सेक्टोरियल मूवर्स की बात की जाए तो यहां पर कैपिटल गुड्स, निफ्टी एनर्जी, कैपिटल मार्केट शेयर, डिफेंस शेयर, पीएसयू बैंक और फार्मा काउंटर्स थे जिन्होंने आज निफ्टी को लीड किया है। अगर बात करें लूजर साइड की तो यहां पर आईटी इंडेक्स में गिरावट देखी गई और इसके अलावा मेटल पैक्स में भी कमजोरी देखी गई। हालांकि निचले स्तरों से यहां पर भी थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली। अगर आज के बढ़ने वाले शेयर्स की बात की जाए निफ्टी में तो यहां पर क्लियरली टाइटन, एटर्नल, कोल इंडिया, आईटीसी, अदानी एंटरप्राइजेस और सिप्ला जैसे शेयर्स थे जिन्होंने निफ्टी को कंट्रीब्यूट किया। अगर लूजर साइड की बात की जाए तो यहां पर इन्फोसिस आईटी पैक से, बजाज फिनसर्व, मेटल पैक से हिंडाल्को, अल्ट्राटेक सीमेंट, एसबीआई लाइफ और एचसीएल टेक जैसे काउंटर थे जिन्होंने बाजार को आज कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट दी है। तो ये था आज के बाजार का पूरा ब्यौरा। ट्रेनों में परोसे जाने वाले खाने पर अब एआई की पैनी नजर है। जी हां, खाने से जुड़ी शिकायतों को देखते हुए आईआरसीटीसी ने देश भर की 800 से ज्यादा बेस किचन में एआई से लैस कैमरे लगाए हैं जो खाना बनाते वक्त आसपास मक्खी, कॉकरोच या गंदगी दिखने या फिर किचन स्टाफ बिना हेयरनेट या ग्लव्स पहने दिखने पर फौरन अलर्ट भेजेगा। क्या है ये पूरी खबर, बता रही है दीपाली नंदा। देखिए, बीते दिनों ट्रेन में परोसे जाने वाले खाने को लेकर शिकायतें बढ़ती हुई दिखाई दी है। आईआरसीटीसी और रेल मंत्रालय के पास रोजाना ढेरों शिकायतें आती हैं जिसमें जो मुख्य तौर पर शिकायत रहती है वो खाने को लेकर रहती है, साफ सफाई को लेकर रहती है। अब किस तरह से इन शिकायतों को दूर किया जाए, इसके लिए आईआरसीटीसी ने एआई की हेल्प ली है। आईआरसीटीसी ने देश भर के 800 से ज्यादा जो बेस किचन हैं उन्हें एआई से जोड़ दिया है। खासतौर पर 2300 से ज्यादा एआई कैमरे लगाए गए हैं जिनकी 24/7 मॉनिटरिंग आईआरसीटीसी खुद अपने वॉर रूम में कर रहा है। अब किस तरह की गड़बड़ियां पकड़ने में ये जो एआई से लैस कैमरे हैं वो मदद कर रहे हैं, तो ये मैं आपको बता दूं 9 तरह की गड़बड़ियां हैं जिन्हें इस एआई सिस्टम में इंसर्ट किया गया है। खासतौर पर अगर किसी स्टाफ ने हेयर कैप नहीं पहनी है, ग्लव्स नहीं पहने हैं, साफ सफाई आसपास नहीं दिख रही है या फिर कीटों की या फिर कीड़ों की मौजूदगी वहां पर दिखाई देती है, तो ये कैमरा आसानी से उसे कैप्चर कर लेता है। यहां तक कि मक्खी, कॉकरोच और चूहा तक डिटेक्ट करने का दावा आईआरसीटीसी की तरफ से इस एआई सिस्टम के जरिए किया जा रहा है। और यह भी बताया गया है कि 7 से 8 मिलीमीटर जैसे जो छोटे कीड़े होते हैं उसे भी ये कैमरा आसानी से पकड़ लेता है और किचन मैनेजर को तुरंत अलर्ट दे देता है। और तय समय में अगर वहां पर उस साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो आईआरसीटीसी की तरफ से सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। तो ये जो पूरा वॉर रूम आईआरसीटीसी की तरफ से बनाया गया है उसमें रोजाना इस एआई सिस्टम के जरिए 350 से ज्यादा अलर्ट जनरेट होते हैं। यानी कि ये वो अलर्ट जनरेट होते हैं जहां पर एआई ये पाता है कि साफ सफाई से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर जो आईआरसीटीसी का मानना है कि क्वालिटी कंप्लायंस के लिहाज से एक ये बड़ा कदम है। मैं आपको बता दूं कि रोजाना 18 लाख से ज्यादा खाना तैयार किया जाता है आईआरसीटीसी की अलग अलग बेस किचन में। तो कहीं पर भी क्वालिटी से समझौता ना हो, कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, उसी दिशा में यह बड़ा कदम कहा जा सकता है। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज 5 दिवसीय दौरे पर भारत आई हुई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने मुलाकात की। वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के बाद ये दोनों नेताओं की पहली मुलाकात थी। बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। इसी के साथ ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश पर भी बात हुई। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रॉड्रिगेज से मुलाकात की। रॉड्रिगेज कल दिल्ली पहुंची थी। उनके साथ मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी आया है। पश्चिम एशिया
रशिया और हॉर्मुज संकट के बीच डेल्सी रॉड्रिगेज की भारत यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब आपको बता दें, दिल्ली में होटल अग्निकांड में 21 मौतों के बाद आखिर दिल्ली की सरकार जागी है। दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच की बात कही है। गिरफ्तार होटल मालिक को कोर्ट ने 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने ज्वाइंट कमेटी बनाकर दिल्ली में अवैध निर्माण की सीलिंग शुरू कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज दिल्ली में अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10 लाख और घायल लोगों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। इधर पुलिस की जांच में दिल्ली के होटल में कई गंभीर लापरवाही सामने आई है। होटल का एग्जिट गेट बंद होने से लेकर कमरे में गैस स्टोव रखे जाने की भी बात सामने आ रही है। होटल बिना फायर एनओसी के चल रहा था। इसके अलावा 6 कमरों की इजाजत के बावजूद बनाए गए थे 25 कमरे। वेंटिलेशन और इमरजेंसी एग्जिट का भी इंतजाम नहीं था। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक अस्पताल में आईसीयू में आग लगने से 5 मरीजों की जान चली गई है। हालांकि मौत का आंकड़ा 10 बताया जा रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी 5 मौतों की ही पुष्टि हो पाई है। 15 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जिनको दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। मामले में अस्पताल की लापरवाही पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और आज आवाज अड्डा में भी हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। आखिर हादसों से सबक क्यों नहीं लेती है सरकार? तो जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर लापरवाही की आग। बढ़ते अगली खबर की ओर। राहुल गांधी के इमरजेंसी वाले बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल एक कार्यक्रम में कहा कि चीजों को नियंत्रित करने का सिस्टम अब ध्वस्त हो रहा है और उनका अंदाजा है कि 1 साल के भीतर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे। उन्होंने दावा किया कि अब सरकार के भीतर से ही संस्थागत विद्रोह शुरू हो रहा है और बहुत बड़ी आर्थिक सुनामी आने वाली है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में लोगों के विरोध से इमरजेंसी भी लग सकती है। शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है। मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। राहुल गांधी के इमरजेंसी वाले बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी ने राहुल के बयान पर पलटवार किया है। राहुल गांधी के तो परिवार में इमरजेंसी का इतिहास है, इसीलिए उनको लगता है इमरजेंसी हर कोई लगाने वाला है। संविधान को कुचलने का काम केवल एक बार हुआ और वो इंदिरा गांधी ने किया। इमरजेंसी तो है, पर कांग्रेस पार्टी में इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स और रिवोल्ट तो है, सिस्टम कोलैप्स तो है, वो है कांग्रेस पार्टी में। क्योंकि 99 इलेक्शंस हारने के बाद अब कांग्रेस का इंस्टीट्यूशन परिवारवाद के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ रिवोल्ट करने के लिए आज आगे आ रहा है। आप भारत की लोकतांत्रिक शक्ति के खिलाफ विदेश में जाकर बोलते हैं, क्योंकि भारत के खिलाफ, भारत की बदनामी करने का, सुपारी लेने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आपने किया है। चलिए, इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें आज के कंज्यूमर अड्डा टॉपिक के बारे में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के आंकड़े बताते हैं कि देश में हर तीसरी महिला और हर चौथा पुरुष या तो ओवरवेट है या फिर ओबीस है। ये सिर्फ वजन की बात नहीं, बीमारियों का न्योता देने वाली बात है। कैसे निपटे इस महामारी से, जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा। देश की टेंशन, बढ़ता वजन, शाम 5:57 पर। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।